जागो इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है और वक्त है खबरों के तूफानी बुलेटिन मॉर्निंग नॉन स्टॉप का। यानी दिन की हर एक बड़ी खबर देखिए बिना ब्रेक के फटाफट अंदाज में। आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन शनिवार देर रात भागलपुर सेंट्रल जेल से रिहा होने के बाद सिवान पहुंचे। प्रतापपुर के अपने गांव में पहुंचने पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। घर के बाहर हजारों लोग शहाबुद्दीन के स्वागत के लिए जमा थे। पूरी रात इन्होंने नारेबाजी की। बीच बीच में शहाबुद्दीन कई बार बालकनी में आए और हाथ हिलाकर समर्थकों को शुक्रिया कहा। शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को परिस्थिति का मुख्यमंत्री बताने के अपने बयान पर सफाई दी और फिर इनकी तुलना झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से कर दी। सीएम रेगुलर सीएम उसको कहते हैं जो मास से आते हैं, और एक होता है जो गठबंधन बना और परिस्थिति ऐसी बनी। शहाबुद्दीन ने फिर दोहराया कि मेरे नेता लालू प्रसाद हैं और अगर उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए समर्थन दिया है तो मुझे एतराज नहीं। हमसे पूछा गया कि हमारे नेता कौन है, तो हमारे नेता नीतीश कुमार नहीं है, हमारे नेता लालू यादव, ऑब्वियसली लालू यादव हैं। इससे पहले सिवान जाते वक्त शहाबुद्दीन के साथ 200 कारों का काफिला जब मुजफ्फरपुर से गुजरा तो यहाँ महंत मनियारी टोल प्लाजा पर किसी कार ने टोल नहीं चुकाया। यहाँ पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन शहाबुद्दीन समर्थकों की मनमानी पर उसने रोक नहीं लगाई। पुलिस बस तमाशबीन बनी रही। एक तरफ शहाबुद्दीन के समर्थक सिवान में जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ आरजेडी के बाहुबली नेता के 11 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद सिवान पहुंचने पर एक पीड़ित परिवार खौफ में है। शहाबुद्दीन को राजीव और रोशन नाम के जिन युवकों की हत्या के मामले में जमानत मिली है, उन्हीं लड़कों के पिता बुरी तरह डरे हुए हैं। इस बीच सिवान के बीजेपी सांसद ओम प्रकाश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर शहाबुद्दीन ने फिर से मनमानी करने की कोशिश की तो सिवान में उन्हें नहीं बख्शेंगे। नहीं, पुराना साहब तो बनेंगे नहीं। अगर बनेंगे तो हमने जिस तरह बताया आपको कि लोग दांते काट करके, चिंटी काट करके, ईटा और पत्थर से इनके AK-47 का जवाब दे देंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में वाम छात्र संगठनों की बड़ी जीत हुई है। लेफ्ट गठबंधन ने सेंट्रल पैनल की 4 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया है। आईसा और SFI गठबंधन के नेता मोहित पांडे JNU छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने BA-PSA के राहुल सोन पिंपले को 409 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। वहीं अमल PP उपाध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं तो शतरूपा चक्रवर्ती महासचिव और तबरेज हसन संयुक्त सचिव चुने गए हैं। एक अलायंस का मैंडेट है कि अपने कैंपस को, डेमोक्रेसी स्पेस को बचाना और ऐसी तमाम लड़ाइयाँ लड़ना जो अक्रॉस द कैंपस लड़ी जा रही है, जैसे रोहित एक्ट की लड़ाई। पहली बात तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हम JNU को बचाए। इस तरह की जिस कैंपेन चलाई गई थी शटडाउन JNU का। पिछले साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को JNU छात्र संघ के चुनाव में सेंट्रल पैनल की ज्वाइंट सेक्रेटरी की एक सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार वाम गठबंधन ने काउंसिलर की भी 31 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की। ABVP को केवल संस्कृत विभाग में काउंसिलर की सीट पर जीत मिल पाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बड़ी जीत मिली है। ABVP ने 4 में से 3 सीटों पर कब्जा जमा लिया। वहीं NSUI को 1 सीट हासिल हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के पद पर जीत दर्ज की तो NSUI को संयुक्त सचिव के पद पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल हुई। रूसू के अध्यक्ष पद पर ABVP के अमित तंवर, उपाध्यक्ष के लिए प्रियंका और सचिव पद के लिए अंकित सिंह सांगवान चुने गए हैं। मेरे पूरे परिवार को जाता है और पूरी देहात बैच को जाता है। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद में एक बार फिर से विश्वास व्यक्त किया। वहीं संयुक्त सचिव पद पर NSUI के मोहित गरीब ने जीत हासिल की। NSUI ने ये सीट जीतकर 2 साल बाद रूसू में वापसी की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर गंभीर आरोप लगा है। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ उनके ही एक रिश्तेदार ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। जामिया नगर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अमानतुल्लाह के साले की पत्नी ने उन पर छेड़खानी करने, 4 साल तक परेशान करने और दहेज की मांग में उसके पति का साथ देने का आरोप लगाया है। इसके बाद अमानतुल्लाह ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद सहित आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मेरी इस महिला से कोई लेना देना नहीं, मेरे घर नहीं आई, मैं इसके घर नहीं गया, इसने खुद लिख करके दिया, खुद इसका साइन है। आज वो उसने कंप्लेन की कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसमें FIR दर्ज कर ली गई। अमानतुल्लाह के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध भर्ती के मामले की भी जांच चल रही है। इसको लेकर ACB ने छापेमारी भी की थी।
पंजाब दौरे पर गए केजरीवाल का जगह जगह विरोध हो रहा है। पटियाला में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तख्तियां ले रखी थी जिस पर लिखा था हरियाणा वाले वापस जाओ। विरोध से बेपरवाह केजरीवाल आज पंजाब के मोगा में किसान रैली करेंगे। इसमें वे आम आदमी पार्टी का किसान घोषणा पत्र जारी करेंगे। केजरीवाल की इस रैली से ठीक पहले पंजाब सरकार ने अहम आदेश जारी किया है। उसने रैली से ठीक पहले सभी स्कूल बसों को रूट से हटने का आदेश दे दिया है। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की तरफ से इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इस पर केजरीवाल ने तंज कसने में देर नहीं की। केजरीवाल ने कहा कि बादल सरकार हमसे डर गई है। ऐसे में आपके नेताओं की चिंता बढ़ती जा रही है कि आखिर बिना बसों के किसान उसकी रैली में आएंगे तो कैसे। गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच बीती रात मुठभेड़ हुई। बाइक पर जा रहे दो युवकों को जब पुलिस ने वजीराबाद रोड पर रोका तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और इसके बाद भागने लगे। पुलिस ने इनका पीछा किया और एक बदमाश के पैर में गोली मार दी जिससे वो गिर गया। इस बीच दूसरा अपराधी फरार होने में कामयाब रहा। दोनों मेरठ के लिसाड़ी गेट थाने के रहने वाले हैं और अभी इनका पहले भी नाम आपराधिक इतिहास भी इसमें है इनके खिलाफ, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। पुलिस ने मौके से अपराधियों की बाइक, पिस्टल और एक तमंचा बरामद किया है। घायल बदमाश की पहचान मेरठ के वसीम के रूप में हुई है। पुलिस को शक है कि ये दोनों अपराधी किसी लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। दिल्ली में एक लड़की ने बहादुरी की मिसाल कायम की। दो बाइक सवार स्नेचरों ने जब उसका चेन छीनकर भागने की कोशिश की तो उसने दोनों का स्कूटी से पीछा किया। हड़बड़ी में बदमाशों ने एक कार में टक्कर मार दी और फिर घायल होकर रोड पर गिर गए। इसी दौरान निकिता नाम की लड़की भी जमीन पर गिर गई। सीसीटीवी तस्वीरों में निकिता के स्कूटी से गिरने की तस्वीरें कैद हुई हैं। इस हादसे में उसका पैर टूट गया, लेकिन दोनों बदमाश पकड़े गए। अब इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश से फिर दो हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गरीबों को सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा अब भी नहीं मिल रही, ये इसका सबूत है। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा। तुरंत 108 एम्बुलेंस को उनके घर वालों ने फोन किया, लेकिन वक्त पर एम्बुलेंस नहीं आई। परिजन बीमार को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन यहाँ उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने फिर अस्पताल से एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन शव को ले जाने के लिए सुविधा नहीं मिली, जिसके बाद इन्हें मजबूरी में बाइक पर शव ले जाना पड़ा। ऐसी ही तस्वीरें एटा से भी सामने आई, जहां गंभीर रूप से बीमार एक शख्स को डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया था, लेकिन यहाँ भी शव ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं था। परिजनों के पास निजी एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं थे, जिसके बाद वे बाइक पर ही शव ले जाने लगे। बाद में यहाँ मौजूद लोगों ने चंदा कर किसी तरह निजी एम्बुलेंस से शव को घर भिजवाया। गुजरात के सूरत में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। घटना बरेली गांव में हुई। गुजरात ड्राई स्टेट है और यहां शराब पर पाबंदी है। बावजूद इसके ये घटना कैसे हुई, इसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। सरकार ने इस बीच 6 PI का ट्रांसफर कर दिया है। तमाम सख्ती के बावजूद लोगों तक जहरीली शराब किस तरह पहुंची, इस पर पुलिस फिलहाल कुछ कहने को तैयार नहीं। वही डॉक्टर इन मौतों को संदिग्ध मान रहे हैं। मृतकों का फॉरेंसिक पोस्टमार्टम कराया गया है, जिससे मौत की वजह का पता लगाया जा सके। सूरत में अमित शाह की रैली में कुर्सियां फेंके जाने और पाटीदार समाज के लोगों के हंगामे को बीजेपी आलाकमान ने गंभीरता से लिया है। सूत्रों की माने तो इसको लेकर पीएम मोदी ने गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल को दिल्ली तलब किया है। उन पर पार्टी में अंदर खाने ये आरोप लगाया जा रहा है कि अमित शाह की रैली में हंगामे के पीछे उनका ही हाथ था। वोटिंग की वजह से अमित शाह की रैली बीच में खत्म करनी पड़ी थी। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत दावेदारी ठोकी है। मुलायम ने लखनऊ में कल पार्टी की संदेश यात्रा को रवाना करते हुए कहा कि यूपी के मुसलमान सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ हैं, वे हमसे अलग नहीं हो सकते। साफ कह दिया कितने % मुसलमान होना चाहिए। 14% से लेके 16% हमारे। मुलायम ने इस मौके पर खुलकर मुस्लिम कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार 1990 में राम मंदिर आंदोलन के कारसेवकों पर गोलियां नहीं चलवाती तो बीजेपी बड़ी साजिश में कामयाब हो जाती। मुलायम ने कहा कि मुसलमानों ने हम पर भरोसा किया और 70% मुस्लिमों ने सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट देकर यूपी में हमारी सरकार बनवाई। उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा लेकर अंबेडकर नगर से जौनपुर होते हुए आजमगढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने कल सीएम अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला।
राहुल ने एक जनसभा में कहा कि हाथी को हटाकर आप साइकिल ले आए, लेकिन ये चल ही नहीं रही। को याद होगा, नारा लगा था, हाथी को निकाला उत्तर प्रदेश की जनता ने और आप साइकिल लाए। साइकिल पे अखिलेश जी को बैठाया, साइकिल वही की वही खड़ी है। नरेंद्र मोदी ने देवरिया से दिल्ली यात्रा के लिए निकले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री का ध्यान देश पर नहीं, वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। राहुल गांधी ने जौनपुर के गुरैनी मदरसा में दोपहर का भोजन किया और लोगों को अपनी 2500 किलोमीटर लंबी यात्रा का मकसद समझाया। आज राहुल गांधी मऊ और गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे। विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नायक की तरफ से राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को 2011 में 50 लाख रुपए का चंदा दिए जाने के विवाद में नया मोड़ आ गया है। नया खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश में आतंकी हमले के बाद जाकिर नायक को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने जुलाई 2016 में उसके एनजीओ को ये पैसे लौटा दिए थे। अगर ये पॉलिटिकल पेट्रोनेज के लिए दिया गया था तो उनके ऊपर 2012 में कोई केस ही नहीं दर्ज की जाती। तो ये कहना जो है ये साफ गलत है। ये एकदम प्योरली लीगल ट्रांजैक्शन है। एक डोनेशन दिया गया था जो जैसे दूसरे ट्रस्ट को दिया जाता है। वहीं जाकिर नायक ने एक बयान जारी कर अपने संगठन के खिलाफ हो रही कार्रवाई को देश के 20 करोड़ मुसलमानों के साथ ज्यादती बताया है। उसने कहा है कि सरकार पहले से तय एजेंडे के मुताबिक काम कर रही है। वहीं जाकिर के ट्रस्ट से राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के चंदा लेने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़े सवाल खड़े किए, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि जब चंदा लिया गया था तब जाकिर पर ऐसे आरोप नहीं थे। हरियाणा के मेवात इलाके में बिरयानी में बीफ मिलाकर बेचने का मामला। बिरयानी के सैंपल में बीफ की पुष्टि के बाद यहां प्रशासन मांस की आवाजाही पर सख्ती से नजर रख रहा है। तो वहीं मुस्लिम संगठनों ने 15 सितंबर को महापंचायत करने का ऐलान किया है। इनका आरोप है कि बीफ की बात उछालकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। बकरीद को देखते हुए महापंचायत की तारीख को इसके बाद रखने का फैसला किया गया। बीएमसी के कथित भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी को ट्वीट करने वाले कॉमेडियन कपिल शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। इसमें कहा गया है कि कपिल ने वर्सोवा के अपने दफ्तर के लिए पर्यावरण से छेड़छाड़ की और समुद्र किनारे लगे पेड़ पौधे कटवाए। वहीं बीजेपी विधायक राम कदम ने धमकी दी है कि अगर कपिल ने 24 घंटे के भीतर रिश्वत मांगने वाले महापालिका अधिकारी का नाम नहीं बताया तो उनके घर के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। इस बीच अब कपिल शर्मा के पुराने कॉमेडियन दोस्त भी उन पर चुटकी ले रहे हैं। हास्य कलाकार हसन कुरैशी और सुनील पॉल ने अपने अंदाज में कपिल से उस अधिकारी का नाम बताने को कहा जिसने उनसे कथित तौर पर रिश्वत मांगी थी। बताना चाहिए कि किसी ने उनसे लेने को 5 लाख की फरमाइश की है तो बोल देना चाहिए नाम क्या किसका है। तो कपिल चुप क्यों है ये प्रश्न है। तो अब नाम बता देना चाहिए। अब नाम बता देंगे और वो बात सामने आ जाएगी तो मामला अपने आप शांत हो जाएगा। जागुंडे में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।